दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे जासूसों की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो कभी ना कभी कई दूसरे देश में जा जाके कुछ ना कुछ करते हैं। जो भारत के लिए आज आपने भारत में भी ऐसे जासूसों को कई जासूसों को देखा होगा जिन्होंने कई भारत के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जाके पाकिस्तान की आर्मी में शामिल होके वहां की पूरे ऑपरेशन की जानकारी भारत तक पहुंचाई थी। ये वही जासूस थे। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक जिनका जो बचपन से भारत में रहते थे, भारत के ही नागरिक थे। इन्होंने कैसे अपना नाम बदल दिया, कैसे अपनी पहचान बदल ली, धर्म बदल दिया और उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी में जुटे रहे और उसके बाद वहां की आर्मी में मेजर होने के बाद भी भारत के हाथों उन्होंने भारत के पाकिस्तान के द्वारा सारी जानकारी हासिल करके भारत को पहुंचा के लाखों लोगों की जान बचाई, हजारों लोगों की जान बचाई, जिसकी वजह से लेकिन आज आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि आज जिस इंसान ने अपने भारत देश के लिए इतना कुछ किया, इतने लोगों की जान बचाई, उनके लिए उनकी डेड बॉडी तो उनको छुड़वाने के लिए तो क्या, उनकी मरने के बाद उनकी डेड बॉडी तक नहीं दी गई इंडिया को, वहीं के पास की जेल में उनको दफना दिया गया। उन्होंने अपने घर वालों तक को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। तो कौन थे ये रविंद्र कौशिक? इस मन की आंखों से चैनल पे आज हम इस वीडियो में जानते हैं, इनकी पूरी बायोग्राफी देखते हैं, इन्होंने क्या क्या किया, कैसे ये पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हुए और क्या क्या इन्होंने किया और ऐसा क्या हुआ कि एक एजेंट की लापरवाही की वजह से ये पकड़े गए और इसके बाद क्या हुआ कि इनको अपनी जान गंवानी पड़ गई। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। इनके पिताजी एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, JN कौशिक। इनके जो पापा थे वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे। माता जी लेकिन इनमें भी बचपन से ही है ना आर्मी में जाने का था। हालांकि इनको बचपन से जब भी इनकी जो शुरुआत की स्कूली शिक्षा हुई वो स्कूल की पढ़ाई जो हुई वहाँ पे गंगानगर में ही हुई, राजस्थान के। और जब ये स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे इनको रंगमंच का काफी ज्यादा शौक था। स्कूल में इनके रंगमंच का प्रोग्राम होता था, जो बड़े बड़े नाटक होते हैं, जैसे फिल्मों को लेके हो गया या कोई चीज को, जैसे ये देशभक्ति का सबसे ज्यादा उनमें किरदार निभाया करते थे, देशभक्त बना करते थे। इनमें बचपन से ही देशभक्ति का भाव हुआ करता था। बाद में तो इनको लोग विनोद खन्ना तक से कंपेयर करने लग गए, फिल्मी एक्टर से। अब देखिए आर्मी तो ऐसे ऐसे एजेंट्स को ढूंढती है ना कि अब उनको क्या करना है, कैसे करना है। तब इस हिसाब से क्या हुआ कि अब जैसे ही अब इनकी स्कूली शिक्षा हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब उनकी स्कूली शिक्षा होने के बाद में यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही उसके बाद 12वीं के बाद उन्होंने बीकॉम की डिग्री ली। बीकॉम के बाद उन्होंने आर्मी की परीक्षा दी, आर्मी की एग्जाम दी। लेकिन उनमें उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उनको बचपन से पाकिस्तान की आर्मी में जाने का शौक था, पाकिस्तान की आर्मी में जाने का था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई था नहीं। तो वो शुरुआत से कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ। अब उस समय क्या हुआ था कि 1968 में आते आते अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये जहाँ पे ये रहते थे ना राजस्थान के गंगानगर में, वो गंगानगर का एरिया पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को भी इन्होंने करीब से देखा और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी इन्होंने करीब से देखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनमें भी जोश था कि है ना, इनको चाहिए था कि अब ये पाकिस्तान में जाके वहां के जासूस बनेंगे, पूरी जासूसी करेंगे और सारी जानकारी भारत सरकार तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनमें पाकिस्तानी आर्मी में भी जाने का जज्बा हो गया। अब इसी बीच आपको बता दूं कि 1968 में भारत में RNAW की स्थापना हुई, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके संस्थापक थे RN काव, रामेश्वर नाथ काव पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया RN काव पे, और इनके पूरे जो RNAW की स्थापना इन्होंने कैसे की थी और क्या क्या काम किया, उन सब पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें की, फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये सब किया तो फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि रॉ ने इनको ढूंढा। अब रॉ तो क्या करती है ना, ऐसे लोगों को ही ढूंढती है। अब जैसे इनको पता था कि इनकी नाटक में काफी ज्यादा रुचि है, ये देशभक्ति का किरदार निभाते हैं और ये हर चीज में इनका अच्छा परफॉर्मेंस ही होता है।
तो इस वजह से रॉ ने भी इनको इस चीज के लिए चुना। तो उसके बाद क्या हुआ कि रॉ ने इनको ढूंढा, इनके ऊपर नजर गई, तो रॉ ने इनको चुपके से लेके आया। उनको रॉ भी नहीं पता था कि है ना रॉ क्या है ये। तो रॉ के बारे में उन्होंने रॉ के बारे में पूछा कि ये कौन सी एजेंसी क्या करती है, तो इसके बारे में बताया। इनको रॉ में शामिल होने के लिए बोला गया, इनको जासूसी करने के लिए बोला गया। इन्होंने तुरंत में हाँ कर दिया, अब रॉ भी इसकी वजह से खुश हो गई। अब जैसी रॉ खुश हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि रॉ ने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी, इनकी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा कि इनको कैसे कैसे वो करना चाहिए, कैसे आर्मी में लेके जाया जाए। इन्होंने आगे क्या किया कि इनको ना पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होना था। तो ये जब भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई वैकेंसी आती थी तो उसके बारे में अपने सीनियर्स को बताया करते थे, सीनियर्स को ज़रूर बताते थे। और उसके बाद क्या करते थे, सारी इंफॉर्मेशन वो रॉ में भी इस बारे में चर्चा करती थी कि वो कैसे पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी उनको पंजाबी में तो काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, पंजाबी तो आती थी, मतलब उनको मैं गलती से ही बोल दिया हूँ, उनको पंजाबी बहुत अच्छे से आती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उर्दू सीखी। उर्दू के बाद उन्होंने कुरान नमाज पढ़ना सीखा, नमाज अदा करना, कुरान की आयतें याद की, जैसे पूरा जो इस्लाम धर्म के हिसाब से कैसे रहा जाता है वो सारी चीज़ें इन्होंने सीखी, सारे सिंबल्स याद किए उसके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1975 में इनको क्या हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब के कराची भेजा गया, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई। अब इसी बीच क्या हुआ कि 1975 में क्या हुआ कि जब इनको पाकिस्तान की सेना में भेजा ही गया था, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीज़ें होने के बाद में 1977 में क्या हुआ कि 4 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जिया उल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सत्ता को हथिया दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब जैसे ही पाकिस्तान में ये सब हुआ, पाकिस्तान वैसे ही बौखलाया हुआ था। अब पाकिस्तान जैसे जब यहाँ से बौखलाया हुआ था तो रॉ ने इनको क्या किया था, और हालांकि यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि ये पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी में तब तक ये मेजर की पोस्ट पे आ चुके थे। मेजर की पोस्ट पे आने के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अब वहाँ पे आर्मी ऑफिसर की एक बेटी थी, अमानत नाम की लड़की से इसको प्यार हो गया। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपना नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर शतीक अहमद शाह ज़कार रख लिया, शतीक अहमद शाह नाम रख लिया इन्होंने अपना। पूरा इस्लाम धर्म अपना लिया, पूरे आइडेंटिटी वगैरह सब बदल दिया। रॉ ने भी इनको पहले ही बोल दिया था कि ये सारी जानकारी तुम सीक्रेट रखोगे, किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो या कोई भी हो, किसी को ये सब जानकारी नहीं देनी। अगर पता चल गया तो पकड़े जाओगे। तो ये पाकिस्तान में छुप छुप के काम करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1977 से क्या हुआ कि पाकिस्तान में कई सारे इन्होंने युद्धों को होने से रोका पाकिस्तान की तरफ से। मतलब जब भारत में कितने सारे युद्ध होने वाले थे, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन थे, इनके बारे में सारी जानकारी इन्होंने जुटानी शुरू कर दी। काफ़ी कुछ हो गया इसकी वजह से। अब जिन्होंने जैसी जानकारी शुरू की तो जानकारी देना शुरू कर दी। इसकी वजह से जैसी क्या होता था कि भारत के लोगों को कुछ पता चलता था इनके बारे में कि यहाँ की आर्मी जो है इनके पास आ रही है, मतलब यहाँ पे ये सब हो रहा है, तो ये तुरंत क्या करते थे कि तुरंत आते थे और वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ आने के बाद में इनको सबको बता दिया करते थे कि पाकिस्तानी आर्मी को सब इंडिया में भेजते थे। सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में इनके पास जाती थी। और इस वजह से इंडियन आर्मी को जब कोई भी ऑपरेशन करना होता था तो इस समय क्या होता था कि इन्होंने क्या किया था कि जैसे ये सारी चीज़ें की और करते करते, और ये काफ़ी मेहनत भी करते थे। इंडिया कभी इसके बाद इंडिया नहीं। और इन्होंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रखा था कि मैं एक दुबई में काम कर रहा हूँ, दुबई में क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ, इस तरीके की बात बोली थी। और इसके बाद फिर वो अपने घर भी नहीं आ पाए कभी, और कभी भी उनको छुट्टी लेने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के लिए हमेशा जो जैसा वो करते रहे और भारत की भी पूरी जासूसी भी करते रहे। देखिए जासूस तो आज भी हर जगह होते हैं, बड़े बड़े जासूसों को आप देख लीजिए, हर जगह होते हैं आज के ज़माने में। मतलब ऐसी बात होती है, जासूस सबसे खतरनाक होते हैं, किसी भी देश की जासूसी करेंगे, दूसरे देश की इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से क्या होता था कि भारत के लोगों को इस वजह से, और बाद में इनको इंदिरा गांधी ने बाद में ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। ब्लैक टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है, रविंद्र कौशिक को।
ब्लैक टाइगर, क्योंकि इंदिरा गांधी इनके कारनामों से इतने ज्यादा प्रभावित थी। अब इंदिरा गांधी को क्योंकि मालूम था, उस समय देखिए पंजाब में इधर मिलिटेंसी चल रही थी, जिया उल हक का टाइम था, और जिया उल हक की क्या पॉलिसी थी, लीड इंडिया पे 1000 कट्स, मतलब क्या, कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी चल रही है तो वहां पे है ना जाओ, लोगों को भड़काओ, उनके देश के खिलाफ सारी बातें उगलो, जहर उगलो उनके दिमाग में, और है ना वहां पे है ना उनको सपोर्ट करना शुरू करो पूरे तरीके से। यही चीजें जिया उल हक ने की, और जिया उल हक ने ये सारी चीजें की। और उसके बाद क्या हुआ कि अब इधर से पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर ऐसी बातें होंगी तो इस वजह से ये पंजाब के लोगों को तो और भड़काएंगे, और है ना पाकिस्तान के पंजाब के लोग है ना परेशान होकर इधर आएंगे। तो इससे बेहतर है कि है ना यहाँ की सारी, इनको बोला गया कि आप है ना शतीक अहमद को बोला गया, अहमद शाह को बोला गया कि यहाँ पे तुम्हें ना ये भी करो, क्या बोलते, सारी जानकारी हमको दो, पाकिस्तान अगर खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने भी काफी सारी जानकारी दी पाकिस्तान को, काफी कुछ किया इन्होंने पाकिस्तान के, मतलब पंजाब में मिलिटेंसी जो चल रही थी सारी गतिविधियां रोकी, और सारी गतिविधियां हुई, कई आतंकवादी हमलों से बचाया, देश के लिए काफी कुछ किया इन्होंने, काफी मतलब ऐसे करके लाखों लोगों की जानें भी बच गई, कई सारे ब्लास्ट होने से बच गए, फिर बहुत सारे आतंकवादी हमले नहीं हो पाए, युद्ध होने से बच गया भारत में। अगर आज देखिए, अगर रविंद्र कौशिक जैसे लोग नहीं होते तो उसके बाद क्या होता, अगर रविंद्र कौशिक जैसे लोग नहीं होते तो शायद हो सकता है कि है ना भारत पाकिस्तान के बीच कभी ना कभी युद्ध छिड़ जाता 80 के दशक में, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। रविंद्र कौशिक मतलब शतीक अहमद, मैं यहाँ पे रविंद्र कौशिक बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और शतीक अहमद शाह रख लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि अब 1981 में क्या हुआ कि अब इनको इंडिया आना था। इंडिया क्यों आना था? क्योंकि इनके छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी होने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने पहले रॉ से परमिशन ली। देखिए, कोई भी ऐसा अगर काम होता है ना तो सबसे पहले उसको रॉ से परमिशन लेनी पड़ती है। रॉ से परमिशन लेनी पड़ती है। रॉ अगर हाँ बोलती है तभी आप है ना वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रॉ कर सकते हो। तो तब रॉ अगर कुछ हाँ बोलती है कि आप अगर इस पे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिर वहां से नहीं जा सकते, हिल भी नहीं सकते। तो रॉ ने इनको परमिशन दी और इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी से भी ऐसे तो छुट्टी ले नहीं सकते थे, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर ऐसे बोल के अगर छुट्टी जाएंगे, अगर हिंदुस्तान का बता के जाएंगे तो आर्मी को शक हो जाएगा कि है ना ये तो, और ये पकड़े जाएंगे फिर उसकी वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब इन्होंने जैसी ये सारी बातें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हो रहा था तो फिर इन्होंने पाकिस्तान को ये बोला कि उनको लंबे हज के लिए सऊदी अरब जाना है। तो इसकी वजह से सऊदी अरब का ये हज का बहाना बना के मक्का मदीना जाने का बोल के इन्होंने छुट्टी ले ली। और उसके बाद क्या हुआ, वहां से उनको दुबई ले जाया गया, सऊदी अरब ले जाया गया, सऊदी अरब से दुबई लाया गया, दुबई से फिर वो इंडिया आए। सोचिए, ऐसे करके उनको काफी स्ट्रगल करते करते वो इंडिया आए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अपने परिवार से पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ तक आपको बता दूं, इनके एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। जब अमानत से इनकी शादी हुई थी ना तो उसके बाद इनको एक बेटी भी थी और एक बेटा भी था। उसके बाद अब उनके पेरेंट्स तो, अब देखिए वो पेरेंट्स को तो पता ही था, उनके घर वालों को सबको पता था कि ये दुबई में काम कर रहे हैं। इन्होंने तो झूठ बोला हुआ था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, लोगों के अपने परिवार के लिए दुबई से काफी सारे गिफ्ट भी खरीदे थे, गिफ्ट्स वगैरह खरीदे ताकि पाकिस्तान, मतलब माफ कीजिएगा, इनके पूरे परिवार को पता चल जाए कि ये दुबई में रहते, गलती से भी शक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ था। फिर वहां पे उनके छोटे भाई अब उनके आए। अब जैसे रविंद्र कौशिक अपने पेरेंट्स से मिले तो पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल और अच्छा हो गया। अब जब उनके छोटे भाई की शादी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उन पे भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा। उनके घर वालों ने बोला कि तुम भी शादी कर लो अब, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वहाँ मैंने अमानत नाम की लड़की से शादी कर ली है दुबई में। तो लेकिन अब उनके घर वाले तो इस बात से तो नाराज हो गए थे। अब जैसे ही नाराज हो गए, अब लेकिन वो इस बात से खुश थे कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो मेरे बेटे ने अपना घर तो बसा लिया जैसे तैसे करके। लेकिन कोई नहीं जानता था उनके घर पे कि है ना उनका बेटा पाकिस्तानी आर्मी में जासूस है, जासूसी करके इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, पाकिस्तान की सारी जानकारियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, किसी को कुछ नहीं पता था।
तो इस वजह से उनके घर वालों की भी नजर नहीं गई। अब उसके बाद वापस से वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे करके है ना सारी चीजें करनी शुरू की। फिर वही अपने कोवर्ट ऑपरेशन पे आ गए कि है ना अपनी सारी जानकारियां देना पाकिस्तानियों की, और सारी चीजें उनकी वही जासूसी करने का काम जारी रहा। मेजर की पोस्ट पे थे तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे थे शतीक अहमद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी, लेकिन 1983 में एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ पे आते हैं, अब ये कैसे लापरवाही से पकड़े गए। शतीक अहमद लापरवाही से कैसे पकड़ा गया, देखिए पाकिस्तान पंजाब जो इंडिया के पंजाब से है ना, क्या हुआ कि एक बॉर्डर पे है ना इंडियन आर्मी ने और रॉ ने क्या किया था, वहाँ पे एक पंजाब का एक सोल्जर था, इसको बोला कि है ना तुम एक काम करो, यहाँ से है ना यहाँ से जाओ और है ना वो शतीक अहमद को है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने, तो वो दे के आओ। देखिए उस समय तो क्या होता था ना, कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से अब देखिए कोई हम यहाँ से फैक्स या कुरियर ऐसा तो कुछ होता नहीं था कि अब पाकिस्तान भेज सके। तो उन्होंने क्या बोला कि जाओ एक काम करो, तुम यहाँ से दे के आओ उसको, वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी को देकर आओ और वो शतीक अहमद को ये डॉक्यूमेंट्स देकर आओ। अब जैसे ये बॉर्डर पे गया ये, अब बॉर्डर पे जाने के बाद क्या हुआ, एकदम से वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने इसको पकड़ लिया। अब जैसे ये पकड़ा गया, पहले तो इसने कुछ बताया नहीं कि वो हिंदुस्तान से क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जैसे काफी समय तक नहीं बन पाया, बताया नहीं। फिर पाकिस्तानी आर्मी ने खूब इसको टॉर्चर किया, खूब मारा पीटा, उनको बहुत यातनाएं दी। देखिए पाकिस्तानी आर्मी तो यही करती है, मतलब स्थिति ऐसी हो जाती है ना कि वो भारत का अगर कोई भी सैनिक अगर वहाँ पाकिस्तान की जेल में अगर बंद हो जाए ना, वो तो मतलब उसको वो तो यही बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मेरे को मौत दे देते, अच्छा होता है जेल में सड़ने से अच्छा। ये वाली स्थिति है। हालांकि यहाँ हम आपको बता दें कि आज पाकिस्तान की आर्मी को कुछ नहीं तो कम से कम भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से सीख लेनी चाहिए कि है ना, एटलीस्ट वो इतने बड़े लीडर थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, उसके बाद भी उन्होंने युद्धबंदियों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन उनके साथ भी बहुत अच्छे से पेश आए थे। अरे वहाँ के तो एक सैनिक ने यहाँ तक बोल दिया था उनको, एक आदमी ने, कि मेरे 5 बेटे जेल में बंद हैं, भारत की जेलों में बंद हैं, लेकिन आज मुझे खत लिख के सारी बातें बताते रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया उसने कि है ना, अब तो मैं किसी भी इंसान पे अब ये विश्वास नहीं कर सकता कि हिंदू सबसे खराब लोग हैं। ये वाली बात हो गई थी, लोग इतना रोने मतलब सैम मानेकशॉ से कई सैनिकों का भी हालचाल पूछते थे तो वो भी बोलने लग जाते थे कि आप ही हैं जो हमसे इतना आके पूछते हैं, वरना हमारे सैनिक तो हमारी बात करने की तो छोड़ो, हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहते। तो सैम मानेकशॉ पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तब देखिए काफी ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया, काफी दिनों तक उसकी हालत खराब हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब उसकी जिंदगी पे बना है, वो पहले तो बताने के लिए भी तैयार नहीं हुआ कि नहीं वो कहाँ से किस लिए आया है। तो एक काम करो, ठीक है, उसने बताया नहीं ये सारी बातें। अब उसके बाद अब उसकी बाद में लेकिन उसकी जिंदगी और मौत का सवाल आ गया कि अब वो करे तो करे क्या। अब अपने आप को बचाने की वजह से उसने सारे राज उगल दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब इवन पाकिस्तान के यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, रविंद्र कौशिक ने सारी बातें बता दी थी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बता दिया, इंडिया को सारी जानकारी दे दी, पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, पाकिस्तान कब हमला कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है पूरे देश में, युद्ध जैसे हालात कभी भी कैसे बन जाएंगे भारत के साथ, सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि सारी जानकारी दे दी, सब कुछ हो गया। अब जैसे ये पकड़ा गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इसने अपनी अब इसकी जान पे बनाई थी, तो इसने क्या किया कि सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे वो शतीक अहमद को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ जैसे, और उसने सारी बात बता दी कि वो उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको RNAW ने भेजा था भारत की तरफ से कि तुम जासूसी करो, सारी बातें उसने उगल दी। देखिए यही होता है। अब देखिए अगर वही बात है कि अगर आप किसी के अगर कोई नहीं भी बताना चाहता है तो अब उसकी जान पे बन जाती है, तब कोई अब न चाहते हुए भी वो अपने आप को बचाने के लिए बता ही देता है। तो अब क्या करते हैं कि अब उसने सारी बात बता दी, सारे राज उगल दिए पाकिस्तानी आर्मी को। अब शुरुआत में तो पाकिस्तानी आर्मी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ये क्या बोल क्या रहा है, अरे ये भारत का नागरिक होके हमारी आर्मी में कैसे आ गया। अब पहले तो कुछ दिनों तक लोगों को भी एकदम शक होने लगा, पाकिस्तानी आर्मी समझ नहीं पा रही थी एक्चुअल में क्या हो गया ये।
अब उसके बाद जैसे ये सारी चीजें हुई तो फिर उसके बाद उसको बोला कि ठीक है जाओ एक काम करो, तुम डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम फिर है ना चुपके से देना वहां पे, फिर है ना फिर आर्मी ने बोला कि फिर इसको बताते, वहां से पकड़ा जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये दूसरे दिन लाहौर गया, वहाँ के जिन्ना गार्डन में, जो वहाँ पे इकबाल पार्क, वो वहाँ पे गार्डन है ना जिन्ना पार्क कोई तो है वहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे ये रविंद्र कौशिक थे और उनको देने के लिए गया ये डॉक्यूमेंट्स। अब पीछे वहाँ पे आर्मी छुपी हुई थी, पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स खड़े हुए थे। अब जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स खड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यहाँ पे खड़े होने के वहाँ पे छुपे हुए थे, इसको डॉक्यूमेंट देने गया, ये इसको चुपके से हटाया। पाकिस्तान के वो रविंद्र कौशिक भी इनको देख के अवाक रह गए, उनको भी समझ में नहीं आया कि अचानक से हो क्या गया। तुरंत में इनको गिरफ्तार करके सियालकोट के जेल में डाल दिया गया। इन पे मुकदमा चला, 2 साल तक इन पे कोर्ट केस चला और 2 साल के बाद इनको फांसी की सजा हो गई। लेकिन अब जब यहाँ से अब जैसे इनको जेल हुई 1983 में जब इनको जेल हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उस समय जेल हुई तो इनके काफी बहुत नर्क से भी बदतर साबित हुए इनके लिए 18 साल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 18 साल इनके लिए नर्क से भी बुरे बने थे, पाकिस्तानी आर्मी ने खूब टॉर्चर किया, इनके शरीर में रॉड घुसाई, इनके आंखें फोड़ दी, इनके लिम्स काट दिए, इनके साथ बहुत कुछ किया, इनको बहुत यातनाएं दी गई, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के मारना, बहुत बुरा बर्ताव करती है, यहाँ तक बताने लायक चीजें भी नहीं है, इस तरीके के कारनामे करती है वहाँ की आर्मी। अब 2 साल तक इन पे कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी की सजा हुई, लेकिन बाद में फांसी की सजा को तो उम्र कैद में बदल दिया गया। अब जैसे ही इनको उम्र कैद में बदल दिया गया, अब इनको पता था, फिर बाद में क्या हुआ कि अब धीरे से इन्होंने चुपके से क्या किया कि इनको चिट्ठी भी लिखी थी, इन्होंने चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियां लिख के अपने घर पे भेजी और अपने पापा को बताया कि मैं ऐसे ऐसे पाकिस्तानी आर्मी में जासूस था, मेरे को RNAW ने भेजा था यहाँ से, मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि वहाँ से बताया नहीं गया था मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी बातें हुई तो फिर अब उनके पापा को देख के गहरा सदमा लगा और उसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब वो चिट्ठियाँ कुछ दिनों तक वहीं पे ही पड़ी रही, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स को, तो ये चिट्ठियाँ उर्दू में लिखी गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इनके घर वालों ने दूसरे लोगों को बोला मोहल्ले में जाके कि चिट्ठियाँ पढ़ के बताओ मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया सारी चीजें कि ऐसी ऐसी बात है। वो पाकिस्तान की आर्मी की जिस तरफ से जेल में बंधे हुए वहाँ की पूरी सरकारें अवाक रह गई, उनके घर में भी काफी बुरा माहौल हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर इस वजह से क्या हुआ, भारत सरकार को भी इन्होंने काफी ज्यादा अपील की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी से भी काफी ज्यादा अपील की गई। फिर उसके बाद भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सभी को बोला गया कि आप कुछ भी करके इसको छुड़ा के लाओ, पाकिस्तान से कॉपरेट करो। लेकिन बोले भारत ने, सबने मना कर दिया कि देखिए हम नहीं जानते कि ये कौन है, आपके देश का कोई अगर आपका बेटा यहाँ से गया है और वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथों कैसे लगा, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आप हमको तो मत ही बोलिए, तो नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इस बारे में। तब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी मना कर दिया। अब यहाँ तक उन्होंने उसके बाद भी काफी समय तक ये चिट्ठियां लिखते रहे। इसके बाद जेलों में भी इनका ट्रांसफर होता रहा, पहले कराची से सियालकोट से मियानवाली से लाहौर के सेंट्रल जेल और फिर उसके बाद सब जगह ऐसे करके जेल में काफी ज्यादा ट्रांसफर होता रहा। उसके बाद भी इन्होंने बहुत कोशिश की। इन्होंने तो एक चिट्ठी में यहाँ तक भी लिखा कि क्या मैं इसीलिए देशभक्त बना था क्या, कि है ना मेरे को आज जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना देश के लिए सम्मान दिया, इतने लोगों की जानें बचाई, इतने हमले होने से बचाए, उसके बावजूद मेरे साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, ये क्या है? मतलब ऐसे कोई होता है कि मेरे साथ इस तरीके की बात तो नहीं होनी चाहिए, मेरे को पूरा इंसाफ दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने भारत सरकार से काफी ज्यादा अपील की कैसे भी करके रविंद्र कौशिक को छुड़ाया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इनको रविंद्र कौशिक को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश की गई, कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में, नवंबर 2001 में क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान की मियांवाली जेल में ही अपना दम तोड़ दिया, वहीं पे इनकी डेथ हो गई। इवन डेथ होने के बाद भी इनके पार्थिव शरीर को भी यहाँ पे नहीं लाने दिया गया, इंडिया में नहीं लाने दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अब यहाँ से अब इंडिया में नहीं लाने दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे इनको वहीं जेल के पास ही एक जगह पे दफना दिया गया इनके शरीर को।
जेल में के पास दफना दिया गया और उसके बाद क्या हुआ कि जेल के पास इनको दफना दिया गया, वहीं पे इनकी डेथ हो गई और उसके बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अरे देखिए, वो तो इन्होंने चिट्ठियां लिख दी, इसलिए काफी लोगों को बाद में पता चला कि रविंद्र कौशिक कौन है। वरना अगर ऐसे तो अगर आज देखिए, अगर इन्होंने चिट्ठियां नहीं लिखी होती ना अपने घर वालों को, आज पता ही नहीं चलता कि है ना रविंद्र कौशिक से वो शतीक अहमद कैसे बन गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें होने के बाद अब उन्होंने काफी ज्यादा कुछ किया देश के लिए इनके, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं इनके नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने यहाँ तक बोला कि क्या मेरे बेटे के नाम पे क्या एक सड़क भी नहीं बन सकती, क्या एक सड़क का नाम या कोई चौराहे का नाम भी नहीं रखा जा सकता, ये क्या नाइंसाफी है। तो ऐसे करके बाद में इनकी सरकारों को पेंशन दी गई 500 रुपये और बाद में 2000 रुपये पेंशन भेजनी शुरू की गई। लेकिन बाद में उनकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये पेंशन को बंद कर दिया। हालांकि रविंद्र कौशिक का भी मैं यहाँ आपको बता दूं कि उनको भी है ना, जब वो जेल में इतना ट्रांसफर हो रहा था, जेल में उनके साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा था, इतना अमानवीय व्यवहार होने की वजह से उनकी भी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन रहने लग गई। इनको अंधेरे में सुलाया जाता था, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था, खाना पीना कुछ भी नहीं। अब इस वजह से उनकी भी काफी हेल्थ डाउन होने लग गई। हेल्थ डाउन होने के बाद क्या हुआ, उनको भी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों ने घेर लिया और वहीं पे जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो सोचिए, जिस इंसान ने आज अपने देश के लिए इतना कुछ किया, भारत में इतने लाखों लोगों की जान बचाई, हजारों लाखों लोगों की जानें बचाई, हमले होने से बचाया, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जानकारी दे दी, पंजाब में मिलिटेंसी चल रही थी, अगर इसमें पाकिस्तान का क्या सपोर्ट है क्या नहीं, उस बारे में सारी जानकारियां दी। उसके बावजूद उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत बुरी बात है। आज हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि आज भी हम इनको हीरो नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि आज हमको लगता है कि अरे जाने दो, ऐसे लोग तो ऐसे ही होते होंगे। लेकिन ये बहुत गलत हुआ कि है ना, उनके साथ जो हुआ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आज इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, 2012 में आई थी, सलमान खान की फिल्म है एक था टाइगर में तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जॉन अब्राहम की एक फिल्म है अकबर रोमियो, उसमें भी बताया गया है, फिर उसमें शायद इनके बारे में पूरा बताया गया है। और एक और सलमान खान की एक और फिल्म है टाइगर जिंदा है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इनका दिखाया गया रविंद्र कौशिक का। तो ये था रविंद्र कौशिक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तब तक के लिए कल अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।